नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं प्राइमेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की विदेश नीति को आखिर क्या हो गया है? एक तरफ चीन, दूसरी तरफ से पाक दूसरे उकसा रहा है और हर बार सरकार नुमाइंदे बयान देकर चुप हो जाते हैं। सवाल यह है कि सामरिक दृष्टि से कमजोर भारत क्यों हो रहा है? क्यों अब तक भारत कोई ठोस रुख अख्तियार करने से परहेज करता है? क्यों हम नहीं दुश्मन को देते मुंह तोड़ जवाब? कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ है कि भारत के साथ है? नियंत्रण रेखा के पास भारतीय चौकी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने जबरदस्त हमला किया। इस हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए। मारे गए जवान 21 बिहार रेजिमेंट के थे। हमला रात में घात लगाकर किया गया। करीब 20 हमलावरों ने इस हमले को अंजाम दिया। कश्मीर के पुंछ में शहीद जवानों का मामला मंगलवार को संसद में जोर शोर से गूंजा। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने तो भारत सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ नरम रुख पर सवाल उठाते हुए सवाल किया कि भारत सरकार बताए कि आखिरकार वो किसके साथ है, पाकिस्तान के या फिर भारत के। ये आज यहाँ स्पष्ट करें, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ है कि भारत के साथ है? पाकिस्तान की फौजों ने भारत की सीमा में घुसकर भारतीय जवानों को अपनी गोली का शिकार बनाया। इस बात से नाराज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह आग बबूला केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए मुलायम सिंह ने कहा कि पाकिस्तान और चीन भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने हाफिज सईद के जम्मू दौरे को नजरअंदाज किया है। लश्कर हिजबुल जैश के आतंकवादियों ने, और जबकि ये पता है सरकार को भी कि हाफिज सईद जो आतंकवादियों का नेता है वो अभी दौरा करके गया था इस इलाके में, तो तभी सावधान हो जाना चाहिए था। वक्त आ जाएगा कि जब हिंदुस्तान की फौज भी कंट्रोल नहीं कर सकेगी अपने आप को। इसलिए अगर हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है तो दोस्ती का हाथ एक ही तरफ से बढ़ नहीं सकता, उन्हें भी उस दोस्ती के हाथ को बढ़ाना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही शहीद जवानों के मामले पर सरकार से जवाब मांगा गया। विपक्ष के हंगामे के बीच कई बार दोनों सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। रक्षा मंत्री के मुताबिक भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। Government of India has lodged strong protest with Government of Pakistan through diplomatic channels. I assure the House that our army is fully ready. Please don't disturb. I assure you that the House that our army is fully ready to take all necessary steps to uphold the sanctity of LOC. Government of India conveys its condolence to the families of the martyrs who made the supreme sacrifice in the line of duty. पाकिस्तान ने इस साल 57 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, भारतीय जवानों के साथ बर्बरता करने के बाद भी पाकिस्तान मुकर जाता है। बहरहाल एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सीना चौड़ा किए भारत को उकसा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत सरकार पाकिस्तान की इस करतूत का जवाब किस अंदाज में और कब देती है। वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज के लिए। चलिए, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और अगले 1 घंटे तक इस गंभीर विषय के ऊपर हम उन तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश करेंगे जिन कारण से आखिर ये स्थितियां आज खड़ी हो गई हैं, राजनीतिक तौर पर हो या चाहे विफलता हो किसी पॉलिसी की भी, उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। उन बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ हम जुड़ गए हैं। आपका तारुफ हम करवा दें। दुष्यंत शर्मा साहब, दुष्यंत कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, एपीआरओ हैं आप उत्तराखंड के, साथ में मेंबर हैं एआईसीसी के। इसके अलावा मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और बात करते भी रहते हैं। तमाम विषयों के ऊपर गंभीरता से उनकी नजर बनी रहती है। साथ ही अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, आप जेडीयू के नेता हैं और आज हमारे साथ इस विषय पर जुड़े हैं। जेडीयू का भी एक अच्छा वर्जन आज आया था जब शिवानंद तिवारी जी ने आज खड़े होकर के राज्यसभा के अंदर अपनी बात रखी थी। तो ये चर्चा में शुरुआत करूंगा सबसे पहले मनोज जी के साथ में। राजेंद्र जी भी माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी, नेता हैं आप बीजेपी के, और पीडी शर्मा जी भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद हमारे साथ शो के अंदर। सबसे पहला सवाल यहां पर
मनोहर मनोज जी से मेरा सर, ये स्थिति जो हमारे सामने खड़ी हुई है, ये बार बार ये बात निकल करके आती है और कि हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं। क्या वाकई आपको भी लगता है कि ये जो हमारे सामने नतीजा आ रहा है या जो घटनाक्रम लगातार हो रहा है, ये एक सॉफ्ट नीति और एक सॉफ्ट एटीट्यूड इसके पीछे आपको दिखता है, जैसी हर कोई जो बात कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं? देखिए, मैं इसके अगर तमाम पहलुओं पर अगर नजर डालता हूं जी, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के नाम पर यह देश जो है केवल नेताशाही की बात को, केवल पॉलिटिकल सर्किल से कही हुई बात को ही जो है ज्यादा तवज्जो देता है, और उन सारे जो अनसंग हीरो हैं जिनका जो है जिन्हें न कुछ शोहरत मिलता है, न नाम मिलता है और न ही उनको श्रेय मिलता है, वो उनको जो हम दरकिनार करते हैं, मुझे ऐसा लगता है इससे जो है पूरे देश का, पूरे राष्ट्र राज्य का जो फोकस होना चाहिए, चाहे वो एक हार्ड और स्ट्रिक्ट स्टेट के रूप में हो, चाहे एक निर्णायक स्टेट के रूप में हो, या क्विड प्रो क्यू जैसे को तैसा जवाब देने वाले स्टेट के रूप में हो, वो चीज जो है नहीं दिखाई पड़ता। आज देखिए, आज जैसे ये घटना हुई, हम तमाम केवल नेताओं के बयान ले रहे हैं, उनके जो है स्टेटमेंट को ले रहे हैं, जिससे लगता है उनके बयान से जो है सारी जो 5 जवानों की जान गई है वो जान की वापसी हो जाएगी, और भारत का जो है इस पड़ोसी देश के कृत्य के प्रति जो है वो स्टैंड कोई प्रखर होगा। आज मैं एक चैनल पर ही इसी विषय पर चर्चा सुन रहा था, जब ये दोपहर में इस घटना को अंजाम दिया गया, या जब उस समय खबर आई, कल रात की वो ये कह रहे थे, हाँ, जब ये दोपहर में इस पर बहस हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि भारत की जो सैनिक तैयारियां जो हैं वो बड़े ही लो स्टैंडर्ड की हैं। जब हम कहते हैं कि 90s के बाद से भारत एक हाई ग्रोथ इकोनॉमी बना, जब इसके सरकार के तमाम जो है रेवेन्यू बढ़े और तमाम सेक्टर को एलोकेशन बढ़ा, हमने यह भी देखा है, क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक्स का आदमी हूं, कि डिफेंस एलोकेशन जो है वो लगातार बढ़ता गया है। तो आज ये कहा जा रहा है कि सैनिक जो हेलमेट लगाते हैं, सैनिक जो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, या उनके पास जो और सारे जो इक्विपमेंट या जो सुविधाजनक चीजें होती हैं, सब बड़े बिलो स्टैंडर्ड की हैं, जो कि कहीं से भी उनको एक इंटरनेशनल लेवल का जो है सुसज्जित सैनिक नहीं बनाती है। मुझे बड़ी इससे और ज्यादा चिंता होती है। ठीक है, उन्होंने हमला घात लगा करके किया, वह उसका जवाब जो है डिप्लोमेटिक सर्किल से या स्ट्रेटेजिक सर्किल से दिया जाएगा, लेकिन जो सरकार की जो सैनिक तैयारियां हैं, क्या वो किसी डिसीजन के अभाव में, क्या वो पैसे के अभाव में, या जो सरकार का जो एक विल पावर है, क्या उसके अभाव में धरा का धरा रह गया है? और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सर्किल में और स्ट्रेटेजिक सर्किल में हमें और संतुलन बनाने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जो सेना पर, जो सीमा पर जो लड़ने वाले जवान हैं, उन्हें हमें डायरेक्ट जो है लाइमलाइट में लाना होगा, जिससे उनका मनोबल और ज्यादा ऊंचा रहे। हाँ, दुष्यंत सर, आप इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं, आप लगातार ये बात भी आ रही है सॉफ्ट स्टेट के बाद। पहला 2 पार्ट में मैं सवाल आपसे करूंगा। क्या पहला मानते कि वाकई जो संकेत बाहर जाता है अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर भारत को लेकर के, वो एक सॉफ्ट स्टेट का नहीं जा रहा है क्या ये सब हादसों के बाद में? सिद्धार्थ जी, मैं जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ। पूरा देश और हम सभी, आप लोग उनके परिवार के साथ में खड़े हुए हैं। जो घटना हुई है बहुत दुखद है और बड़ा कायरतापूर्ण कृत्य भी है हमारे पड़ोसी का। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम मतलब लो स्टैंडर्ड की बात जो मेरे भाई अभी मनोहर जी कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। लो स्टैंडर्ड नहीं है हमारे सैनिकों। एक सैनिक एक्सपर्ट बता रहे थे ये बात, वो जो कि खुद बड़े लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने ऐसे एक एग्जाम्पल देकर के बताया कि भारतीय सेना के जो साजो सामान है वो पैसे के अभाव में, खर्च के अभाव में, इसको इस तरह से भी अगर हम देखें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो लो स्टैंडर्ड वर्ड है वो भारतीय सेना के लिए सटीक नहीं है, अच्छा नहीं है। जिसने भी वो इस्तेमाल किया है वो दुखद है, वो भी गलत है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि हम साधन संपन्न नहीं है या हमारे अंदर वो वीरता के गुण नहीं है या हम वो जवाब नहीं दे सकते। एक्चुअल क्या है, पंडित नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसके सिद्धांत पे हम लोग ज़्यादातर, हमारी आर्मी उसी बेस पे है। हम किसी के दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हैं, हम इंक्लूडिंग खुद नहीं करते हैं, हम उकसाते नहीं हैं, हम लड़ाई की शुरुआत नहीं करते। खुद भी संकेत कहाँ देते हैं? लेकिन एक और भी चीज, ऐसा भी नहीं है, ऐसा स्टैंड लेते जिससे एक विपक्ष को लगे, सामने वाले लोगों को लगे, देशों को लगे। ऐसा भी नहीं है कि हम अक्षम हैं जी, हम पूरी तरह सक्षम भी हैं। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो भूलवश भी होती हैं और धोखे में भी होती हैं। अविश्वास के भी हम लोग कभी कभी केंद्र बनते हैं जी। विश्वास में जब किया हुआ कोई कार्य होता है, जिस चीज का आज हम दोस्ती का हाथ उनकी तरफ, हम तो हर तरह से चाहते हैं पड़ोसी हमारे साथ ठीक रहे, हमारे भाई के साथ भाई जैसे रिश्ते रहें। लेकिन अगर धोखे में कुछ हो जाए तो हम उसको इतना इजी करके एकदम आरोप ना लगा दें
कि संबंध इतने खराब हो जाएं कि टेबल पे बात अब आप बताइए, अब खराब होने के लिए इससे ज्यादा बचा क्या है? नवाज शरीफ कहते हैं कि आर्मी स्केल डाउन होनी चाहिए, आर्मी स्केल डाउन होती नहीं है, हमारे जवानों के सर काट के ले लिए जाते हैं, उसके बाद घात लगाकर 20 लोग घुसते हैं। क्या आपको यह भी नहीं लगता 20 लोग, खैर इस सवाल के मैं वापस आऊंगा वापस कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर भी नहीं है, पर बड़ी बात सर क्या आपको यह नहीं लगती हम जो संकेत दे रहे हैं, क्यों नहीं हम अमेरिका की तरह संकेत दे पाते हैं? स्नोडन के मामले के ऊपर देखिए आप क्या किया है, बिल्कुल चीन पे दबाव बनाया। मेरा अपना विचार इस पे ये है कि भारतीय जो सरकार है वो शायद पूरी बातों की पूरी जो घटना है उसकी सूचना वो ले रही हैं जी, और इस बात के लिए जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बयान भी दिया है जी कि भाई हमारी सेना हर बात के लिए तैयार है, और कल एलओसी का वो भी सेना अध्यक्ष भी एलओसी का वो दौरा कर रहे हैं जी। उसके बाद पूरा देश भी इसमें एक्टिव है, आपकी तरह सभी लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग चुप बैठे, तो देश भी चुप नहीं बैठने वाला है। अगर मान लो सरकार, हम तो खुद सरकार में हैं, तो अगर सरकार कुछ ऐसा इसको चुप छुपाना भी चाहेगी या दबाएगी भी जी, या इसको नहीं कहना चाहेगी कुछ, तो जनता को छोड़ने वाली नहीं है इस देश की जी। वो भी बड़ी ब्रेव जनता है, बहादुर जनता है। ठीक है, इसे हम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, क्योंकि फिर वोट बैंक की बात शुरू हो जाएगी, पॉलिटिक्स की बात शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, आपने अपना पक्ष रखा। अरुण जी, आप लगातार इस पूरे मसले को देख रहे हैं। आज शिवराम तिवारी जी ने भी बड़ा गंभीर एक दो जो बात उन्होंने कही है वो भी शायद अपने आप में सोचने लायक बात है। उन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे चीन के अधिकारी मजाक उड़ा करके चले गए थे, और जब एक एंटनी खुद वहां पर पहुंचे तो उन्होंने बताया गया कि किस तरह कटाक्ष किया गया। तो ये इस तरह का एटीट्यूड जो हमारा बन रहा है, हमारे प्रति जो रवैया है, वो रवैया आपको लगता है बहुत ज्यादा लचर होता जा रहा है? लोग जो दूसरे देश हैं शायद कहीं ना कहीं हमें कम आंक रहे हैं, क्या ये माना जाए कि नहीं? दरअसल इस देश के सामने एक गंभीर संकट ये है जी कि ये जो सरकार है ये पूरी तरह से सरकार है ही नहीं। देश का प्रधानमंत्री देश के प्रति जिम्मेदार नहीं है, कोई और जनपद से सरकार चलाई जाती है जी, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो शिंदे साहब हो जी, कोई भी जो एक हमारे गृह मंत्री की, हमारे डिफेंस मिनिस्टर की जो पर्सनालिटी होनी चाहिए, यह कहीं लोगों में दिखाई देता ही नहीं है। सब लोग कामचलाऊ व्यवस्था में लगे हुए हैं, और जो घटनाएं घट रही है पाकिस्तान के साथ जी, मुझे बड़ी खुशी है कि नवाज शरीफ साहब प्रधानमंत्री बने हैं वहां पे जी, एक डेमोक्रेटिक सरकार आई है जी। आज जरूरत है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसमें डेमोक्रेसी रहे। डेमोक्रेसी रहने से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं जी। लेकिन ये बीच बीच में जो घटनाएं घटती हैं जी, कहीं न कहीं हमारे सरकार की कूटनीति जो है या विदेश नीति जो है जी, हम कहीं से भी प्रभावशाली बनी नहीं पाते हैं। हमारे साथ घटना घट जाती है, आप करें सॉफ्ट, जरूर सॉफ्ट होना चाहिए, हम बड़े मुल्क हैं, लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि हम निकम्मे साबित हो जाए जी। मैं वही बात है, सवाल बात क्या कि वहां सेना आती है जी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा 57 बार सेना ने उल्लंघन किया है जी, तो हमारी सेना क्या चूड़ी पहन के बैठी थी वहां पे? क्यों नहीं मारा हमने उनको? ठीक है, बीजेपी की भी मैं राय ले लेता हूं। अग्रवाल साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? नहीं, ये पूरी तरीके से सरकार की असफलता है जी, सरकार का निकम्मापन है। आप ये देखें कि आज भी जो वक्तव्य रक्षा मंत्री महोदय ने दिया है वो बड़ा चिंताजनक भी है। माने ऐसा लगता है कि जैसे वो रक्षा मंत्री हिंदुस्तान के नहीं पाकिस्तान के हैं क्या। उन्होंने वक्तव्य दे दिया कि फौज, पाकिस्तानी फौज की ड्रेस में लोग आए थे। ये सफाई तो पाकिस्तान देता रहता है। वो ऐसा लग रहा था कि संसद के अंदर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बचाव कर रहे हैं वो। ये बड़ी अजीब स्थिति है। और ये जो एटीट्यूड है इस सरकार का, उसने निरंतर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौजों को हमारे ऊपर हमला करने के लिए उकसाया है, उनको प्रेरित किया है। यानी बहुत ही चिंताजनक बात है। हम आतंकवादियों को किस ढंग से देखते हैं, हम किस प्रकार के रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को समझने में उसके निरंतर के पिछले कई दशकों के व्यवहार के बाद भी हम पाकिस्तान को समझने में भूल कर रहे हैं। और भूल का दुष्परिणाम यह है कि हम पर हावी होता चला जा रहा है। यानी और भी अनेक उपाय, मैं मानता हूं कि एकदम से युद्ध छड़ना शायद संभव नहीं होता, परंतु जब 2 सैनिकों के सिर काटे गए, एक का सिर काटा गया, एक की हत्या कर दी गई, उस वक्त हमने क्या किया? हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी यथावत बनाए रखा। हम आज भी उसको मोस्ट फेवर्ड स्टेट के रूप में उसका सम्मान करते हैं। ये जो चीजें हैं, इससे बहुत गलत संदेश आ रहा है। कहीं ना कहीं एक लाइन, और ऐसा लगता है कि हम जो आप, चलिए सर, शुरू में जो आपने कहा सॉफ्ट स्टेट है, हम बिल्कुल सॉफ्ट स्टेट हो गए। बिल्कुल, हम एकदम बनाना स्टेट की तरह आ रहे हैं। दुनिया में हमारा सम्मान बहुत कम हो रहा है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि
वर्दी पहन के चले आए। तो चलिए हम इसमें करेंगे सर, छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना है। ब्रेक के बाद में एक एंटनी के जो बयान आया था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके बयान का मतलब क्या निकाला जाए और उससे संकेत जो बार बार हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ ये डिसाइड करने नहीं बैठे कि युद्ध हो जाए या नहीं हो जाए, ये पर बात यह है कि संकेत क्या निकल करके जा रहा है, क्योंकि उन संकेतों के हिसाब से आगे काम होगा। छोटा सा ब्रेक। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ है कि भारत के साथ है? ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस? क्या? ये देखो। क्या ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, MLM के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का चैनल 1 ने किया है पर्दाफाश। Alexander Molotov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए MLM का फर्जी बाड़ा, सिर्फ चैनल 1 पर। पाकिस्तान के साथ है कि भारत के साथ है? दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान का, और दुस्साहस इस कदर बढ़ रहा है जिसका खामियाजा उठाना पड़ता है उन लोगों को, उन जवानों को, उन सैनिकों को जो हमारी हिफाजत के लिए रात भर शायद सोते भी नहीं हैं और अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, और फिर सिर्फ हम उन्हें एक मेडल देकर के याद कर लेते हैं। चलिए शुरुआत यहां से फिर। दुष्यंत जी, मुझे बात जरा बताइए, जो आज बयान दिया गया है एक एंटनी जी ने,
उनका साफ तौर पर उसको लेकर के काफी बवाल भी मचा हुआ। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आए थे वो पाकिस्तान सेना की वर्दी उन्होंने पहनी हुई थी या सैनिकों की वर्दी में थी। सर, इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर इस वक्त इस तरह की बात आपको कितनी ठीक लगती है? नहीं, अगर वो रक्षा मंत्री जी ऐसा कोई बयान दिए हैं तो वो स्वाभाविक है कि वो कोई तथ्यों पर आधारित होगा, क्योंकि रक्षा मंत्री गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। इतना बड़ा देश और उस देश के इतने बड़े रक्षा मंत्री ऐसा बयान अगर वो दे रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई तो बात है जी। और हम लोगों को भी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई हैरेसमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरा, राजनीति से प्रेरित शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जैसे कि लोग अभी मुझसे पूर्व में नेता बीजेपी कुछ बोल रहे थे कि भाई ये उनका बयान है, ये विदेशियों का बयान है या पाकिस्तानियों का बयान है। देश में ये हरकत जो हुई है सीमा पे, जो वाकई कायरपूर्ण है। लेकिन आप ये भी नहीं, वहाँ की स्थिति जो अभी श्रीवास्तव साहब ने कहा था कि नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ आई है जी, और किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही बात की जा सकती है। तानाशाह जहाँ सैनिक सरकार होती है वहाँ बात संभव नहीं होती है, लेकिन कभी कभी सरकार की अग्रवाल जी, क्या आपको लगता है डेमोक्रेसी में बात हो सकती है पाकिस्तान से? हम ये नहीं कह रहे कि युद्ध हो जाए। बार बार ये बात को मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है कि मीडिया वाले स्टूडियो के अंदर युद्ध करवा देते हैं, तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है एक संकेत देने की। युद्ध अंतिम विकल्प है जी, युद्ध तो अंतिम विकल्प है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है जी। लेकिन मैं हमारे जो प्रिय नेता हैं कांग्रेस के श्री दुष्यंत शर्मा जी, उनको मैं एक बात जरा ध्यान दिला दूं कि हमारी फौज ने वक्तव्य दिया है कि पाकिस्तान की फौज ने हमला किया। यानी रक्षा मंत्री जी बड़े जिम्मेदार हैं, इस बहुत बड़े देश के वो बहुत बड़े रक्षा मंत्री हैं, पर उन्होंने ये बात नहीं देखी कि रक्षा मंत्री का जो बयान है वो सेना के अधिकारियों के बयान के उलट है। ये इतनी गंभीर बात है, ये रक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए इतनी बात के ऊपर जी। यानी वो देश की रक्षा कर रहे हैं। मैंने जो बात कही है आप जरा चेक करिएगा कि हमारे रक्षा अधिकारियों ने क्या स्टेटमेंट दिया है, सेना के अधिकारियों ने क्या स्टेटमेंट दिया है और रक्षा मंत्री संसद में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपके पार्टी के एक प्रधानमंत्री कारगिल बस लेके गए थे और विश्वासघात हुआ था, कारगिल युद्ध हो गया था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं आप इसको इतना तीखा ना लें, देश के हमारे अपने स्वभाव के भी खिलाफ है, लेकिन जो उन्होंने किया है बहुत कायरपूर्ण है। पूरा देश इन परिवारों के साथ खड़ा है और भाषा समझ में नहीं आ रही है मुझे। ये ऐसा समझ रहे हैं आप इसको राजनीतिक रंग ना दें। ये तो राजनीति की बात नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है। लिहाजा इसमें सहयोग पर हमला हुआ है। ये संसद किस लिए है, राजनीति किस लिए है? ये प्रधानमंत्री राजनीति चुन करके आते हैं, आपको मैं रक्षा मंत्री राजनीति चुन करके आते हैं। मैंने आपको ये राजनीतिक है, इसमें राजनीतिक जो नाकामी है। हमारी सेनाएं तैयार हैं, हमारे सैनिक तैयार हैं, राजनीतिक नेतृत्व इतना कमजोर है कि वो फैसला नहीं कर पाता है। और अगर आप अपने देश के रक्षा मंत्री को गैर जिम्मेदार ठहराएंगे, प्रधानमंत्री को गैर जिम्मेदार ठहराएंगे, तो ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। मेरे आपसे गैर जिम्मेदार हैं, वो गैर जिम्मेदार हैं। संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, आप देश के प्रति जिम्मेदार बने। मेरा निवेदन है, आप अनावश्यक बहस में मत जाइए। राजेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ वो पीडी शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और बहुत बारीकी से इन चीजों को जानते और समझते हैं। हम उनसे ही करते हैं। सर, स्वागत है आपका। शर्मा साहब, आप जरा बताएं मुझे, क्या आपको लगता है जो घटना अभी हुई है, जिसकी निंदा चौतरफा हो रही है, इससे संकेत क्या बाहर जा रहा है? क्या संकेत इससे दिखता है? आप कैसे समझते हैं, क्या कैसे आप समझाएंगे इस पूरी घटना को, कैसे लिया जाए? नमस्कार जी। सबसे पहली बात यह है कि हमारे दोनों जो लोअर हाउस है, अपर हाउस है, उन दोनों में ये बड़ी चर्चा हुई है। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको पिछली बार भी बोल चुका हूं कि हमारे हमने जो संविधान में रखा हुआ था कि पंचशील का, और हम अपना योग करेंगे और प्रयोग करेंगे और उसी के नीतियों पे चलेंगे जी। इस बार हमारे दोनों सदन इस चीज के लिए, हमारे एमपीज वगैरह उठ खड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारा देश जो है इस चीज में जाग रहा है। और ये पाकिस्तान से कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर उनके ये जो चर्चा हुई है, जो कल परसों में जो वाकया हुआ है, इस वाकये से कोई बड़ी बात नहीं। ये हमारे यहाँ अक्सर चलता रहता है, और क्योंकि अभी मीडिया ज्यादा सक्रिय हो गया तो आप लोगों को पता लग जाता है, वरना
बहुत गोलियां चलती रहती हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी संजीदा तो सर बहुत है ना, क्योंकि आज हमारे सामने स्थिति खड़ी हो गई है कि 500 मीटर तक अंदर आकर के एम्बुश किया जा रहा है, हमारी धरती पे आके हमें एम्बुश करके मारा जा रहा है, और उसके बाद किसी को ये नहीं पता कि वो 20 लोग गए कहां हैं। तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर भी नहीं है कहीं ना कहीं? नहीं, ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता। रात के अंधेरे में कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है जी। और इसी को तो हम लोग पेट्रोलिंग कहते हैं जी। और पेट्रोलिंग हम कहीं भी स्नीक कर जाते हैं और जाके पता करके आते हैं, और ये इस तरह से चर्चा चलती रहती है। और जब एक दूसरे के लिए हम लोग देखते हैं तो हम लोग उनकी कार्रवाई, जमीनी कार्रवाई, क्योंकि जमीन पे होता है, रात के अंधेरे में होता है, और इस तरह से कोई एम्बुश लगा करके काम करे, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। इस तरह से हम अपना भड़क नहीं हमें भड़कना पर अगर 60 बार, अगर 57 टाइम्स टू 60 टाइम्स दे हैव इंट्रूड कर चुके हैं अभी तक, जनवरी से लेकर अब तक, तो क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय अब नहीं बनना चाहिए? क्योंकि एक तरफ चाइना है जिससे हम निपट नहीं पा रहे हैं, और एक तरफ पाकिस्तान है। ये दोनों ऐसा प्रेशर हमारी तरफ क्रिएट हो रहा है जिससे हम पीछे ही जा रहे हैं, बैकफुट पे ही जा रहे हैं। देखिए साहब, हम तो अपनी हरकत बता रहे हैं, क्या हमारी हरकतों में यह है कि हम लोग भाग रहे हैं वहां से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनकी हरकतें डेफिनेटली ज्यादा तेज होती हैं। देखिए, उनकी गवर्नमेंट में चेंज हुआ है, और अभी हमारे प्रधानमंत्री भी मिलने जा रहे हैं यूएन में। तो जब यूएन में जाएंगे और वहां पर जाकर कूटनीति बात होगी तो ये दबाव जरूर पड़ेगा। और इसका मसला, अगर आप चाहते हैं कि केवल लड़ाई से हो तो लड़ाई से मसला बात, हम ये लड़ाई की बात ही नहीं कर रहे सर, हम एक बात संकेत की कर रहे हैं कि हम बाहर संकेत क्या दे रहे हैं, हम क्या स्टैंड ले रहे हैं? क्योंकि नहीं, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो गया है। हमारे चीफ ने भी बोल दिया था, पहले ही बोल दिया था कि हम टिट फॉर टैट करेंगे। और अब आपने देखा होगा कि जो अभी टेररिस्ट आए हैं उनके भी हमने करीब 12 से ज्यादा तादाद में जो है उनको भी ले लिया। तो ऐसी बात नहीं है। तो ये टिट फॉर टैट की पॉलिसी अब शुरू हो गई है। मैं ये बता सकता हूं, बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज तक जो हमारी वो पंचशील की पॉलिसी थी उससे थोड़ा हट करके, कि हम जानते हैं कि हमारे जनरल विक्रम साहब बड़े तगड़े और कड़े आदमी हैं, और जहां तक उम्मीद है, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में लड़ाई हो। लड़ाई से कभी कोई चीज हल नहीं होती। पर हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है, या हमारा उससे संकेत सॉफ्ट स्टेट का नहीं जा रहा है? नहीं, हमारी आर्मी बड़ी तेज है, और ऐसे हमें मालूम है कि क्या है। परंतु यह है कि अगर लड़ाई होगी तो नुकसान होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, शायद ये बात पाकिस्तान अपनी ओर से नहीं समझ पा रहा होगा, और बार बार इस तरह से जो चीजें हो रही हैं डेमोक्रेसी के नाम पर, वहां पर जमहूरियत के नाम पर जब इस तरह से चीजें होती हैं, हमारे जवानों को बेहेड कर दिया जाता है, गला काट दिया जाता है, और उसकी भी शर्म हमें उठानी पड़ती है। छोटा सा ब्रेक सर मैं यहाँ पे लूंगा, ब्रेक के बाद मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। ब्रेक के बाद एक अहम चर्चा हम करेंगे, जो हम शुरुआत में एक मुद्दा था कि डिफेंस को लेकर कितने साधन संपन्न हैं हम। ये बार बार सवाल उठता है कि क्या वहां पर जो लोग हैं, क्या उनके पास आर्मरी, जो सवाल तमाम चीजें क्या उतनी पुख्ता तरीके से मौजूद हैं या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। पाकिस्तान के साथ है कि भारत के साथ है? राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, दवाइयाँ, और ये डॉट्स कहाँ गई? तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे मैके जाना हो। और जब बाढ़ या तूफान के वक्त घर छोड़ने की नौबत आई तो क्या होगा? ये है जरूरी कागजात, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी आपदा के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान तैयार रखें, जैसे सूखा खाना, कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ और जरूरी कागजात। किसी भी आपदा के समय अपनी तैयारी ही काम आती है। पहले से तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। पाकिस्तान के साथ है कि भारत के साथ है?
स्टैंड बाय स्टैंड बाय। यही चीज। चलिए, तो एक बड़ा गंभीर विषय है और इस विषय को शायद हमें समझना भी होगा। हवाई बातें हम ना करें, जमीनी तौर पर समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली ग्राउंड जीरो पे जो सिचुएशंस होती हैं, जब एक ऑफिसर या एक जवान वहां पर पहुंचता होगा, वो क्या कुछ फेस करता होगा और कैसे वो अपने आप को रोकता होगा या कैसे पॉलिसीज उसके ऊपर काम करती हैं, इस पे भी शायद समझने की जरूरत है। और सब यही समझाने के लिए शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, सर आप जरा, आप लगातार अभी हम कर रहे थे कि पंचशील ऑर्डर्स जो मिले हुए हैं, लोग ये कह देते हैं कि भैया आते हैं तो आप गोली मार दीजिए या आप चला दीजिए। सर जरा समझाएं, काम दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहा है या आपको देख रहा है, वो इस बात को किस तरह से समझे, वो इस बात को किस तरह से जाने कि ग्राउंड जीरो पे सिचुएशंस कैसी रहती हैं। सर देखिए, अभी तक ये जो आपके सामने वाकयात हुआ है उसमें ये एम्बुश हुआ है जी। तो एम्बुश का मतलब ये है कि बड़े चुपचाप से स्नीकी करके चले जाएं जी। तो जब जा करके कोई हरकत करनी होती है, जो हम लोग भी कार्रवाई करते हैं या कोई भी दूसरे कार्रवाई करते हैं, तो बड़ा चुपचाप से होता है। हम ये कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं कर रहे। कन्वेंशनल वॉर, ओपन वॉर, डिक्लेयर वॉर होता है। अब हम जब एज अ फौजी हमारे सामने ये जब बात आती है तो हम उसको जब देखते हैं तो हम ऊपर से अगर ऑर्डर आ जाते हैं तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। अभी ये क्लियर ऑर्डर है कि कोई भी आएगा तो हम उसको, हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे पार्ट में एक हमारा जो सैनिक है वो शायद एक ऑर्डर का भी वेट करता है। वो इस तरह से जाकर के डायरेक्ट काउंटर करके फायरिंग शुरू भी नहीं कर सकता। क्या ये भी बात है? ऐसी बात नहीं है कि शुरू नहीं कर सकता है। देखिए, आप ये देखिए कि 450 मीटर अंदर आए, यानी कि आधा किलोमीटर तक अंदर आए। आधा किलोमीटर तक हमारी बाउंड्री में हम लोग अपना गश्त वगैरह लगाते रहते हैं, जिसको आप पेट्रोलिंग कह रहे हैं, वो हम लोग करते रहते हैं। करने के बाद जो पास में से जाता है वो चुपचाप से, उनको भी मालूम है अगर हमारे रास्ते कौन से हैं, हमें भी मालूम है उनके रास्ते कौन से हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर कोई रात के अंधेरे में कहीं पर कोई इस तरह से आकर के फायरिंग करके हमारे आदमियों को मार दे, जैसे एक जैसी और 4 आदमियों को मार दिया जी, ये तो हो गई। और क्या हमारे आदमियों ने गोली नहीं मारी? हमारे आदमियों ने पक्का उनका रिटेलिएट किया, फायर किया, उनको भी इंजर्ड किया होगा, जो वो चुपचाप से बोलते नहीं है। हमने भी किया होगा। मैं नहीं मानता कि हमारी फौजों ने उनको रिटेलिएट नहीं किया। बड़ा बात यहाँ पर भी निकल करके आ रही सर, पॉलिसी पैरालिसिस की भी बात हम कभी भी करते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, स्पेशली जब हम टैकल करने जाते हैं पाकिस्तान जैसे स्टेट को, जब हम काउंटर करने की बात करते हैं या उसके साथ हम चीजों को 1 on 1 रखने की कोशिश करते हैं, अभी फिलहाल पॉलिसी की जो बात है, अगर हम पंचशील की बात जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे, क्या ये पॉलिसी अभी के तारीख में सही है या इसमें आपको लगता है कि कुछ बुनियादी चेंजेस अभी जरूरी हैं? सर मैंने आपको आते ही कहा सबसे पहले कि दोनों हाउसेज में ये चीज अब डिस्कस हो चुकी है। जैसे ही दोनों हाउसेस इस चीज को क्लियर कर देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग जो है ना इमीडिएटली इमरजेंसी एक जरूरत है भी, अगर देखा जाए, समझा जाए तो जैसे क्लियर कर देते हैं उसके बाद में हम कोई इस चीज की परवाह नहीं करेंगे। ठीक है, मनोज आप क्या? देखिए, जो एक बॉडी लैंग्वेज एज ए नेशन इंडिया का इन सब वाकयात पे जो दिखता है, देखिए आज ये कोई पहली घटना नहीं है, सिर कटने की घटना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कश्मीर दौरे के दौरान आतंकवादियों ने या किसने घात लगाकर 8 सैनिकों की हत्या की। चीन के साथ लगातार ये रोज चल ही रहा है। इसके पहले भी जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पे या और कई जगह इस तरीके की घटनाएं पाकिस्तान के साथ बराबर होती हैं। जी, मुझे लगता है कि जो पंचशील सिद्धांत की चर्चा अभी शर्मा जी कह रहे थे कि हम अब स्विच ओवर कर सकते हैं, पंचशील का सिद्धांत हो सकता है कि नेहरू के विश्व शांति के प्रयासों का भी वो एक कहीं न कहीं उसका एक सिंबॉलिक डॉक्ट्राइन रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया एज ए डेमोक्रेसी, जो यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जी, यहाँ की जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप पे कुछ जरूरत से ज्यादा हावी है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ सैन्यशाही नहीं है या पाकिस्तान या मिस्र या तमाम देशों की तरह, हमारे यहाँ लोकशाही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोकशाही को आप जरूरत से ज्यादा तवज्जो दें। आज ये जो घटना हुई है इस पे हमारे जो डिफेंस के एरिया के जो लीडर्स हैं उनकी राय ज्यादा आनी चाहिए, उनको ज्यादा एक्सपोजर मीडिया में मिलना चाहिए कि आखिर आप क्या चाहते हैं जी, और उसके आधार पर जो टॉप लीडरशिप है वो आपके लिए सारी चीजें प्रोवाइड करे। क्या ये तल्ख बयान चाहे यशवंत सिन्हा दें या रविशंकर प्रसाद दें या कांग्रेस पार्टी के लोग बचाव करें या उनके रक्षा मंत्री जो भी उलूल जलूल बयान दें, क्या इसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? और ये क्यों नहीं हम एक पॉलिटिकल स्टेटस या एक पटल पर आ पाते राजनीति से ऊपर? अग्रवाल साहब, मेरा सवाल आपसे यही है, ठीक है आप विपक्ष में हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, पर इतना बड़ा जब मुद्दा है और वो मुद्दा इतना सेंसिटिव है और बहुत पेचीदा है,
क्योंकि जब हम कूटनीति की बात करते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें लागू हो जाती हैं और प्रोटोकॉल होता है, उसको भी शायद कहीं ना कहीं फॉलो करना होगा। पर सर, क्यों नहीं राजनीति को छोड़ करके हम इस मुद्दे के ऊपर आके एक लेवल पे आके बात कर सकते हैं? ये भी आपके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी ये नहीं कर पाती है, सीधे आरोप लगाने शुरू कर देती है, तो मुद्दा जो है वो उससे भटक जाते हैं लोग। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत व्याख्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जब वो जनसंघ का स्वरूप था, हमने इंदिरा जी के एक्शन की खुले मन से प्रशंसा की थी। हम कभी इन चीजों को राजनीतिक शुद्धता के साथ नहीं देखते हैं। और मैं पंचशील की बात हो रही है, 1962 के अंदर चीन का हमला हमारे पर हुआ और इतना सदमा, आज का उल्लेख मुलायम सिंह जी ने बार बार किया सदन के अंदर, इसका इतना सदमा जवाहरलाल नेहरू जी पर हुआ कि वो अगले वर्ष ही उनका शरीर देहांत हो गया हो। लेकिन केवल 3 साल के पश्चात 1962 के अक्टूबर के अंदर चीन ने हमला किया और केवल 3 साल बाद नाटे से कद के छोटे से प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि हमारे सारे के सारे देश के अंदर उत्साह का संचार हो गया। मनोबल बहुत बड़ी चीज होती है। हमने आज भी हम लाल बहादुर शास्त्री की प्रशंसा करते हैं। ये दलीय विषय नहीं है, ये देश की रक्षा के विषय में, देश की विदेश नीति के विषय में एक प्रकार की सर्वसम्मति आज भी देश के अंदर है। परंतु यदि हम इसको इतना कमजोर स्टेट बना दें अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति की कमजोरी के द्वारा, ये बड़ी चिंताजनक बात है। हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं। हम कोई ऐसा कोई हम कमजोर नहीं कर रहे, पाकिस्तान की सरकार को ऐसा कोई संदेश दे ही नहीं पाए। नहीं, जब हमारे देश के रक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं, जब उन्होंने जो बयान दिया, ठीक है, उसके मायने कहीं निकाले जा सकते हैं, पर आपकी ओर से ये कहना, अभी आप ही कह रहे थे कि वो तो पाकिस्तान की तरफ से बयान दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो क्या ये चीजों को कमजोर नहीं करेगा सर? नहीं, आप ये देखिए ना, लोकसभा में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की फौज की ड्रेस में आ गए। जी, ये जो बचाव है ये पाकिस्तान की तरफ दिया जाता रहा है। आपको ध्यान होगा कि 26/11 की घटना के लिए भी पाकिस्तान हमें जिम्मेदार ठहराता रहा। उसने कहा हमारा कोई व्यक्ति नहीं था, उसने आज तक भी कसाब को ओन नहीं किया। आपको जवाब दे रहे हैं सर, मौत के बाद ओन किया। ये तो चीजें हैं। यानी हमारे रक्षा मंत्री ने एक बचाव मुहैया करा दिया पाकिस्तान को कि ये तो आतंकवादी थे, इसमें फौज इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है, मैं आपसे तो हमारे जो कूटनीति है, आप जरा मेरी बात सुने। अरुण जी आप बोल दीजिए जी, इस बयान को अरुण जी आप कैसे देख रहे हैं? आप पहले क्योंकि आप डिबेट में आए कि ये ऐसी घटना नहीं है जी जिसमें जैसे हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग बयान देते हैं। देश के नेता ही देश को चलाते हैं और वही अधिकृत है बयान देने के लिए। पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर ही जवाब देगा। शर्मा की क्या जवाब है वो आपको लगता है? फिर पीडी शर्मा की क्या जरूरत है? उनकी राय हम जब नेता चलाते हैं, नेता क्या बोली से देश चलता है क्या? हम उनकी राय जरूर जानना चाहते हैं, हम राय सुन भी रहे हैं। लेकिन आप जो बार बार कह रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में, अगर देश में लोकतंत्र है और कोई पार्लियामेंट में है तो पार्लियामेंट में नेता ही तो बोलेगा। नहीं, पर सर ये बयान आपको कैसा बोलेगा? नेता युद्ध नहीं लड़ते हैं। ये बयान आपको कितना ठीक लगता है? संवाद की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। देखिए मेरी बात, मैं जो कहना चाहता हूं, देखिए पार्लियामेंट में धोनी साहब ने जो भी कहा है, उसका विपक्ष ने जो भी जवाब दिया है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई बड़ा मुद्दा आता है तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। तो इसमें आप नहीं कह सकते कि अगर यशवंत सिन्हा ने बयान दे दिया तो उनको कमजोर कर दिया, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है सर। क्यों ना हो, क्योंकि देश का अगर रक्षा मंत्री खड़ा होकर बोल रहा है तो वो उसको तो दुनिया सुन रही है ना सर। दुनिया सुन रही है, तुमको दुनिया सुनने से ये थोड़ी फर्क पड़ जाएगा कि हमारे विपक्ष के नेता ने उनको कोई सवाल किया तो उस उनके ईमेल पर बहुत धक्का पड़ जाएगा। अगर वो कहते हैं, नहीं, अगर वो ये कहते हैं कि भाई ये जो लोग आए थे वो ड्रेस चेंज करके आए थे और उस पर भी संशय लगता है। ऐसा है, ये तो सही है ना कि अगर हमारा रक्षा मंत्री यह कहता है कि आतंकवादी, क्यों नहीं सीधा पाकिस्तान को बोला जाता है ऊपर? सुनिए, वो तो बोल, अब हम यही हमारी कूटनीति में कहीं कहीं गड़बड़ी है जी कि हम उदारता भी दिखाते हैं वही और उसका लाभ भी नहीं ले पाते। उदारता किस चीज की? उदारता भी दिखाते हैं, उसका लाभ भी नहीं ले पाते हैं। ये हमारे जवान मर रहे हैं और विदेश नीति का मामला है। किस बात की उदारता दिखा रहे हैं? ये जो इसलिए कि हम बड़े हैं, उदारता दिखानी चाहिए। अरुण जी जो बात कह रहे हैं, तो मरते रहेंगे लोग। देखिए ऐसे मरते नहीं रहेंगे। तो नेताओं की जान की कीमत ज्यादा है और सैनिकों की जान की कीमत। अरुण जी जो बात कह रहे हैं, इसमें जो रक्षा मंत्री ने अगर ये बयान दिया है कि भाई वो उनकी सैनिकों की उसमें देश में आए, तो एक तो उन्होंने पारदर्शिता रखी, देश की जनता को आप पूरी तरह बताया कि भाई स्थिति क्या है। दूसरा, अगर मान लो विपक्ष के नेता अगर विपक्ष के नेता देश को कमजोर बताएंगे, देश के प्रधानमंत्री को कमजोर बताएंगे, रक्षा मंत्री को कमजोर बताएंगे, दिखाई दे रहा है वो खुद विश्वासघात देश के साथ कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है, बयान से कमजोर होंगे हम। हालांकि एक न्यूज आप स्प्रेड कर रहे हैं
तो आप कम से कम देश को कमजोर तो कर ही रहे हैं। और आपने खुद ही इनसे प्रश्न किया है कि इस तरह और जो का आप ही 70 बार कर रहे हैं। सर, और जो जहां तक 70 बार घुसे उससे देश जो कह- कमजोर नहीं हो रहा सर। नहीं, अरुण जी देखिए, अरुण जी ने जो बात कही है और जो पीटी शर्मा जी ने आपको सबसे अच्छा जो रक्षा विशेषज्ञ उन्होंने अपना जो पक्ष रखा है देश की सेना का, वो सबसे अच्छा रखा है। उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि जवाबी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, डिफेंस के मामलों को ज्यादा ओपन नहीं किया जाता है। क्या वो उसमें मजबूरियां कोई ना कोई आजकल हमारे सीमाएं लिए रखी मुसीबत जाती का हैं। सबब बन रही है? और सरकार कोई ये- अक्षम भी नहीं है, ठीक है। वो सक्षम है, उसने ये भी कहा है कि हम तैयार हैं। ठीक है, दुष्यंत जी जैसा कह रहे हैं शर्मा जी, क्या ये जो मजबूरियां, जो तथाकथित मजबूरियां कुछ भी हो सकती हैं, शायद आप बेहतर इसको समझते होंगे, पर ये मजबूरियां हमारे लिए मुसीबत अब बनती जा रही है, क्या ये एक्सेप्ट हमें करना होगा कि नहीं? सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत क्लियर कर देना चाहूंगा जी कि हमारे पॉलिटिकल नेता चाहे कोई भी हो जी, वो ये नहीं समझते कि पार्लियामेंट के बाहर भी दुनिया है। आपका एक स्टेटमेंट, वो जो जवान वहां खड़ा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, कैसी भी चीज हो, चाहे वो हौसले की बात हो, लड़ाई की बात हो, या कोई करप्शन की बात हो, सब चीजों पर हम जो यह प्रचार करते हैं वो देखता है, फिर उसका जो रिपरकशन उसके ऊपर आता है, उसको आप लोगों ने यहां से बैठकर नहीं सोचा। ये देखिए, हमारा जो सैनिक है वो अपना फैमिली छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, अपनी जान की बाजी लगा करके और थोड़े से पैसे के लिए अपनी जिंदगी देने के लिए खड़ा है, और वो जो खड़ा है उसके लिए कोई परवाह नहीं करता, केवल अपने यहां से बैठ करके पार्लियामेंट में बोल दे रहा है या वैसे बोल दे रहा है। वो बहुत आसान है कहना, परंतु आपको मालूम है वो जानता है कि मैंने जो गोली चलाई है उससे दूसरा आदमी मरेगा या उसकी गोली आके मुझे लगी मैं मरूंगा। वो चीजें जानने वाली सबसे हमारे हर एक आदमी को मानना चाहिए। जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हमने साइन किया, मैं भी लड़के आया हूं, हमने साइन किया कि हमने मरना है तो मरना है, मरना है तो मरना है, मरन तो मरेंगे हम देश के लिए। वो चीजें मान के जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई चीज कमजोर है, केवल एक पॉलिसी आप क्लियर कर दो, उसके बाद छुट्टी। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ जी, शर्मा जी के भावनाओं से सहमत होते हुए मैं ये कहूंगा कि आप इस पूरे देश के राजनीतिक, प्रशासनिक और इवन सामरिक क्षेत्र के भी अगर मनोविज्ञान को आप देखेंगे तो इस देश का डेमोक्रेटिक लीडरशिप हमेशा ये चाहता है कि हमारा वर्चस्व बना रहे। अगर वो सरकार में है तो सेना को कथित मनोबल बढ़ाने के नाम पर जो चूंकि उसके पास जो पॉलिटिकल पावर है पर ही स्टेटमेंट बार बार दिया जाए आकर के संसद में, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्यों नहीं है इसको एक आम क्योंकि बहुत बड़ा हमारा सवाल ये है कि स्टेटमेंट से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपकी जो नहीं, मुद्दा तो बनता ही है। नहीं देखिए, पूरी जो स्ट्रेटेजी बनता है, देखिए आपकी जो पूरी डिफेंस इंतजार करते हैं कि मरे वो, तब फिर हम देखिए पूरी जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है, एक सेकेंड, जो पूरी जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है वो डिफेंस के लोग न बनाएंगे कि आज आपके पास क्या संसाधनों की कमी है। जैसे अभी कुछ देर पहले बात हुई कि भारत की आर्मी को डेमोक्रेटिक लीडरशिप के परमिशन का हमेशा इंतजार करना पड़ता है। क्यों इस तरीके की बात आती है? जब वो युद्ध के मैदान पर खड़ा है, उसे कहां पर किसको मारना है, देश की सेवा के खातिर ये डिसीजन उसे खुद लेना है। मनोहर जी जो कह रहे हैं भारतीय डिक्टेटरशिप की वकालत कर रहे हैं, भारतीय आर्मी को जो देश मनोहर जी क्या मिलिट्री अग्रवाल जी डिक्टेटरशिप की वकालत कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मनोहर जी बहुत बार बार तर्क दे रहे हैं, क्या ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप की वकालत कर रहे हैं? नहीं। जो सेना के जो फैसले हैं, जो जैसे पाकिस्तान में सेना के जनरल फैसले करते हैं, क्या हिंदुस्तान के अंदर भी वैसे फैसले किए जाएंगे? ये एक जिम्मेदार लोकतंत्र है हिंदुस्तान का। इसके अंदर जो है राजनीतिक नेतृत्व फैसले करना है, और ये उचित है, हमने स्वीकार किया है। राजनीतिक सिस्टम में दोष हो सकते हैं, परंतु जो कुल मिलाकर जो राजनीतिक नेतृत्व जो फैसले करता है उचित है। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं ये कुछ मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तो वकालत नहीं कर रहे हैं, ये मिलिट्री अपने आप फैसले करे, ये बड़ी चिंताजनक बात है। बगावत कहां से हिंदुस्तान में हो जाएगा आर्मी में? अगर जो बात मनोहर जी कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं है, और सेना को बिल्कुल आजाद तरीके से अगर अपने फैसले कर देने चाहिए, जो ये बात जिसका ये बिल्कुल की बात कर रहे हैं, तो वो तो बराबर वाला जो कंट्री है तो सेम पोजीशन आपके देश में भी हो जाएगी। तो फिर जो लीडर्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या करेंगे? लिहाजा जो संवाद का रास्ता है वो लोकतंत्र में चर्चा का ही रास्ता है, चर्चा होनी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर। अभी स्थिति अगर हमारी सेना भी उससे सहमत है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें सेनाओं के अधिकारों को कहीं दमन हो रहा है या हम उनके अधिकारों अभी भी आप डेमोक्रेसी परवाह नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, सार्थक बातचीत, ये सब अभी शर्मा जी ने जो पीटी शर्मा साहब ने बात कही, वो बात बिल्कुल सटीक है।
अगर मान लो परिवार में भी तो ऊपर से फैसला होता है, परिवार में भी तो डिस्कशन के बाद फैसला होता है। एक सामूहिक फैसला हुआ, सेना को अधिकार दे दिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी किसी को परिवार में भी आजाद नहीं छोड़ा जाता कि वो अपने डेमोक्रेसी छोड़ने की बात भी नहीं हो रही है, निरंकुश हो जाए, तानाशाह। हम लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, वो बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मामला है, अंतर्राष्ट्रीय हमारी सीमाओं से मिला हुआ मामला है। सरकार इसमें अक्षम नहीं है, सक्षम है, हम जवाब देने में सक्षम है। अरुण जी, देश इनके साथ सरकार सक्षम और है। मेरी अपील है इन सब लोगों से ऊट पटांग बयान ना दें। ठीक है। देखिए, ऐसा है कि शर्मा जी ने बहुत पहले ही कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारी सेना ने जवाब नहीं दिया है जी। ऐसा भी नहीं कि वहां से गोली चले तो हमारी सेना खड़ी रहेगी, परमिशन के डालेगी, परमिशन के लिए खड़ी रहेगी, ऐसा नहीं है। हमारी सेना भी जवाब देती है। दिक्कत कहां आ गई है कि पहले सीमा पर क्या होता था उसकी खबर नहीं आती थी, और आती भी थी बहुत देर में आती थी जी। अब मीडिया चैनल इतना एक्टिव हो गया है कि ये भी आप बोले, ये बात भी बोले शर्मा साहब। आप शर्मा जी ने अभी हम लोग बता रहे थे, और बहुत सारी चीजें डिफेंस की चैनलों पर डिस्कस नहीं किया जा सकते जी। लेकिन ठीक है, अगर हो रहा है तो अगर पार्लियामेंट में जो जवाब दिया गया है सेना, अभी शर्मा जी दो बात कह रहे थे कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने खड़े होकर एकजुटता दिखाई है जी। अभी ये भी कह दिया उन्होंने कि पार्लियामेंट में बोल देने से कुछ नहीं होता है। दोनों बात कैसे हो सकती है? पार्लियामेंट तो आदमी बोलेगा ही, अगर कुछ गड़बड़ी हुई है। संसद चल भी तो नहीं पाता ना सर, किसी मुद्दे पे चला कहां पाते हैं आप लोग संसद? सिद्धार्थ साहब, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, ऐसा है, अगर वहां चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी? जी कह रहे हैं बार बार, मुझे लग रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि देश तो नेता ही चलाएगा ना, सेना तो काम करेगी, और बिना सेना की राय के देश नेता लेता है। एटलीस्ट हम ऐसी पॉलिसी तो बना ही सकते हैं ना कि जो जवान हमारे लिए वहां जिंदगी जान लगा रहा है। देखिए, जो पंचशील का सिद्धांत है पूरी तरह कंप्लीट सिद्धांत है, और उसमें आज भी हम पूरी तरह सेफ भी होते हैं और अपने कार्य करने में भी निपुण होते हैं, लिहाजा उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। और जहां तक सर मेरा सवाल बड़ा सीधा है, वहां आती है जहां अग्रवाल जी जैसे लीडर्स अपने रक्षा मंत्री पर क्वेश्चन मार्क करते हैं, प्रधानमंत्री पर क्वेश्चन मार्क करते हैं, देश में दुनिया में जो मैसेज जाता है, जो शर्मा जी कह रहे थे कि उससे जो सेना सर 60 बार हमारी धरती पे आ जाता है तो मैसेज नहीं जाता क्या? आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए सर, 60 बार हमारी धरती पे कोई आ रहा है, इंट्रूड कर रहा है, 60 बार कोई कम नहीं होता। अभी रक्षा विशेषज्ञ साहब ने ये भी बोला कि अगर वो चिंता का विषय नहीं भी दिया गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है उस सबको रक्षा सैनिक जो है उसको खुलासा करें। देखिए, खुलासा करने के लिए सर बात यह है कि हम क्या स्टैंड ले रहे हैं, हमारा स्टैंड नहीं समझ में आ पा रहा। यही बात हम समझ यह है कि हम सीमा की बातें पब्लिकली नहीं कर सकते, नहीं कर रहे सर, हमारे नेता जो बोलेंगे वो हमारा स्टैंड रहेगा ना, और ना हमें सही बातें पूरी बात मालूम है जी, सुनी हुई बातों पर हम बात करते हैं। ठीक है सर। हाँ, जहां तक हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा है कि 57 बार उन्होंने उल्लंघन किया है जी, तो इसमें कहीं की हमारी असफलता है ना। अगर उल्लंघन किया है तो हमने क्यों नहीं रोका उनको? एक डिफेंस देखिए देखिए देश की जनता के समक्ष पता नहीं वहां क्या हुआ है। देखिए, एक एक करके आइए। देखिए सिद्धार्थ जी, मेरे जिस बात का तमाम नेताओं ने सीधे सैनिक की बगावत से जोड़ दिया जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग जिस तरीके से इस देश के निर्माण में और देश के बढ़ाने में योगदान देते हैं, उन्हें उसका श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से देश के राजनीतिक जो है सारा श्रेय ले लेते हैं। हमारे माननीय अरुण से नहीं अरुण मैं बता रहा हूं, कहने दीजिए। और हमेशा जो है जब सेना लड़ती है सही तो देखिए प्रधानमंत्री का ही गुणगान होता है। अभी लाल बहादुर शास्त्री के गुणगान किया जा रहा है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपना जान दे दिया। वही मैं कह रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री भी एक तरह से शहीद हुए। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि मतलब हम ये बताना चाहते हैं। अरुण जी कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप जवाब दीजिए। उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी आई, वहां पर सेना के लोग जो है अपना पूरा जान लगा करके उन्हें लाखों लोगों को बचा रहे थे, और हमारे पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे आपस में बयानबाजियों का बुद्धि विलास कर रहे थे। तो आज इसी तरीके से आज देश में सीमा पर सैनिकों की जाने जाती हैं, चाहे आतंकवाद के इंसर्जेंसी में हो या हाँ, तो ये किया हो, लेकिन सारी बातें नेताओं की बयानबाजी पे चली जाती हैं। जो पंचशील को लेकर के बोलने दीजिए ना, उसके बाद आप बोलिएगा। आज अब नेताशाही को जो है हर तरीके से, जब जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि एक टाइम आएगा कि पॉलिटिशियन विल फेड अवे,
और समाज के तमाम जो सेक्शन के लोग जो हैं वो यहाँ के सब लाइमलाइट में आएंगे और सब लीडर बनेंगे। तो आज वो जब स्थिति आ रही है, जब हम कहते हैं कि सैनिक जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के आदेश का मोहताज है, उसकी जाने जाती रहे, इंट्रूजन होता रहे, और जो है हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप जो है बार बार ये दिखाएगा कि मेरे बिना मेरे आदेश के कुछ ना हो। अब आप बात कीजिए पूरे डिफेंस प्लानिंग को लेकर के। आप यह बताइए कि इस देश में जब 1990 के बाद से हाई ग्रोथ एरा आया, हर चीजों को एलोकेशन बढ़ा और हम सामरिक रूप से भी पावरफुल होने की बात जब कर रहे थे, तो आज क्यों आज सेना के बहुत बड़े अधिकारी जो है, पूर्व अधिकारी कह रहे थे कि हमारे सैनिकों को जो ग्लव्स मिलते हैं, जो हेलमेट मिलते हैं, जो हथियार मिलते हैं, तो बड़े जवाब ले लेते हैं पीडी शर्मा जी। तो आप ये बताइए कि 2 लाख करोड़ का जो डिफेंस में एलोकेशन जाता है, 1,05,000 करोड़ चलिए उनके सैलरी और पेंशन पे जाता है, बाकी जो इक्विपमेंट को लेकर के जो पॉलिसी पैरालिसिस है, आज देश में जो है डोमेस्टिक लेवल पर जो है तमाम जो है इसका जवाब ले लें शर्मा जी। ये बात बार-बार पॉलिटिकल लीडरशिप जो है लचर है और सैनिकों को आपके सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं शर्मा जी। ये बात बार बार निकलती है, जैसा अभी मनोज जिक्र कर रहे थे कि हमारे जवान के पास आर्मरी शायद उस लेवल की अच्छी नहीं है, ये तमाम तरह की बातें। कितना आप इस बात से मुत्तफिक है, कितना आपको लगता है कि सही बात है? देखिए, एक हथियार की एक लाइफ होती है जी, और वो लाइफ के बाद में वो कंडम कर दिया जाता है। जैसे गाड़ी होती है वैसे हथियार होता है, हर एक चीज जो भी टेक्निकल चीज होती है उसकी एक लाइफ होती है। ठीक है। अभी हमारे पास जो पुराने हथियार हैं, अगर हमारे पहले जनरल साहब ने या अभी के जनरल साहब ने ये बोला है कि हमारी वो चीजें जो हैं इस समय कामयाब नहीं है, तो इट इज आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है उसका रिप्लेस करना। मतलब नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि नहीं है? ऐसे तो मिग 21 है, वो चले आ रहे हैं पिछले 30 साल से। 1 मिनट जी, पिछले 30 साल से चले आ रहे हैं। हमें मालूम है कि उस बार हर बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हमारा एक आदमी मर जाता है, हमारा एक पायलट जो है वो गिर के मर जाता है कहीं ना कहीं पर। तो हमें उसको रिप्लेस करना चाहिए। ये हमारी विजिलेंस होना चाहिए। ये हायर लेवल पे होगी, ये एमओडी पे होगी, ये सरकार लेवल पर होगी, ये कैबिनेट कमेटी करेगी। ये तो वो अगर वो बता रहा है कि भाई अब हमारा रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया तो उसमें क्या बुराई है? ये बात नहीं है कि हम नहीं लड़ सकते। और जैसे 1962 में हमारे पास हथियार नहीं थे, परंतु हमने उस समय चाइना से हथियार मांगे, अमेरिका से हथियार मांगे, और अमेरिका से जब हथियार आए तो फौरन जो है ना वो 7.62 दी गई और तब से लेकर अभी तक 7.62 चली आ रही है। ठीक है, मैं यही बात जानना चाह रहा था। मतलब अभी भी कहीं मतलब हमें करनी होंगी, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक मिनट मुझे बोल, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसको मॉडर्नाइजेशन हमें करती रहनी चाहिए। अगर वो बोल रहा है कि ये चीज खत्म हो रही है तो इट इज आवर ड्यूटी, हर एक आदमी की ड्यूटी बन जाए, हर एक मिनिस्टर से लेकर के प्राइम मिनिस्टर लेकर डिफेंस मिनिस्टर से लेकर के हमारे, वो तो इसका मतलब उसको सचेत कर रहा है। अगर हमारा जो चीफ है वो ये बता रहा है, चाहे वो एयर का है, चाहे नेवी का है, चाहे आर्मी का है, तो ये बिल्कुल ठीक बता रहा है वो कि भाई हमारी चीजें जो है ना रिप्लेसमेंट मांग रही हैं। तो रिप्लेसमेंट तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी चीजें हमारे पास नहीं है और हम तैयार नहीं है। तैयारी तो विद इन हमें तो सर दूसरों के साथ कंपीट रह करके अपनी तैयारियों को करना, तैयारी जो है विद इन 7 डेज आपका एलोकेशन होना चाहिए। कोई परचेज क्या दिखता है? एलोकेशन दिखता है आपको? अभी एलोकेशन तो होगा ही होगा, उसके बगैर कैसे काम कर सकते? अभी की स्थिति में अभी जो भी स्टेटस को हमारे सामने है, भले हम एक एज एन नेशन बात करें, क्या आपको दिखता है ये चीज कि हाँ ये है, बिल्कुल हम तैयार हैं? तैयार इन सेंस में नहीं, तैयार तो हम हैं ही, सेना हमेशा तैयार रहती है, उसको ऑर्डर की खाली वो है। पर जैसे आप कह रहे हैं कि इक्विपमेंट के मामले में, इन सब चीजों के मामले में अभी भी, जैसे आपने कहा कि टॉप लेवल पे अगर वो कहेंगे तो होगा, पर वो सिचुएशन तो अभी ऑटोमेटिकली नहीं हो रही ना, उसके लिए भी हमें एक सर्कल से गुजरना पड़ रहा है। 100% इक्विपमेंट खराब नहीं होता। आपके पास 10 गाड़ियां तो सारी की सारी गाड़ियां खराब नहीं होती, जो उसके लाइफ के हिसाब से चलती जाती है उसको रिप्लेसमेंट करना। बिल्कुल हम लोग तैयार है, लड़ाई के लिए तैयार है, हमारी सेना तैयार है, और ऐसी कोई बात नहीं है। हमें एज फॉर इक्विपमेंट कंसर्न वो सब चीजें। मैटर ऑफ कंसर्न सर क्या है, बस छोटे से बता दीजिए बिल्कुल संक्षेप में। व्हाट इज द मैटर ऑफ कंसर्न? हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय भी क्या है? हमारी चिंता का एक तो रक्षा के मामले में हमें क्लियर ऑर्डर होने चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल, नंबर 1। नंबर 2, हमारी रिप्लेसमेंट होती रहनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, और हमारी जो सेना है वो सक्षम है, हर चीज में सक्षम है। मैंने अपनी फौज में मैं 1970 से हूं, और तो मुझे मालूम है कि हम लोग सक्षम है, और हम बिल्कुल हमें भी पूरा यकीन है कि दोनों तरफ एक नहीं, हम दोनों तरफ सक्षम। दुष्यंत जी बिल्कुल संक्षेप अपनी बात आप रखिए, वक्त नहीं मेरे पास। जो बीडी शर्मा साहब ने कहा है मैं उस बात से सहमत हूं जी। हमको अपडेट रहना चाहिए, अपनी सीमाओं पर सतर्क भी रहना चाहिए,
और दूसरा जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको भी ये बात बता रहा हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह सक्षम है, और देश का हर नागरिक कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रख दीजिएगा। देखिए, पूरे रीति नीति को बदलना पड़ेगा, और जो डिप्लोमेसी फ्रंट, स्ट्रेटेजिक फ्रंट और जो एक तरह से पॉलिटिकल फ्रंट पर जो है, इसका एक पूरा जो आमूलचूल परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, डिजाइन और इसका पूरा एक और हम जो सैनिकों को एक्सपोजर देने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, तभी जो है संतुलन आ पाएगा पूरे देश के सिस्टम में। बिल्कुल संक्षेप। हमें अपनी कूटनीति को भी आगे बढ़ाना चाहिए जी, और जो हम दिखाते हैं वो पूरे दुनिया में जाना चाहिए कि हम क्या संदेश देना चाहते हैं। यानी कूटनीति पे भी बात है। ठीक है, बिल्कुल, कूटनीति सबसे महत्वपूर्ण है आज की तारीख। ठीक है, चलिए अग्रवाल जी, एक मिनट में एक चीज लास्ट में कंक्लूड कर लीजिएगा, मैं अग्रवाल जी से उसके बाद में। अग्रवाल जी बिल्कुल अपनी बात संक्षेप में रखिए। ये हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उसको अपना काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि वो कमजोरी में रहेगा तो उसका असर सब जगह दिखाई देगा। जो आज पॉलिसी पैरालिसिस है उसको खत्म करना पड़ेगा। हमारी सेना तैयार है, लेकिन उसके पीछे का जो इच्छा शक्ति राजनीतिक नेतृत्व की वो नहीं दिखाई दे रही है, उसे ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि हमारा कोई भी स्टेटमेंट बस इस चीज को मद्देनजर रखते हुए करे, चाहे हम डिबेट कर रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट में डिबेट कर रहे हैं या हम अपने मीडिया पर डिबेट कर रहे हैं, कि हमारे किसी स्टेटमेंट से हमारे उस जवान को जो कि हमारी रक्षा के लिए वहां खड़ा है उसके ऊपर असर नहीं आना चाहिए। हमारे जितने भी वर्ड हैं वो बड़े नपे तुले होने चाहिए, ना कि पर्सनलाइज होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। पर बड़ा सवाल जो निकल करके इसमें से आ रहा है कि न सिर्फ तैयारी के तौर पर कूटनीतिक तौर पर भी हमें तैयार होना होगा, और आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि कितनी संजीदगी इस पूरे मसले को लेकर के बनी हुई है। आप देख रहे थे प्राइम मिनट। नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।